तो हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ऐसे का जो दूसरा सेक्शन था उसको पढ़ेंगे। उसमें मैं आज दो ऐसे पढ़ूंगा, एक जो मैंने लिखा है और एक मित्र हैं हमारे जिन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वो ऐसे भेजा था, तो उनका भी ऐसे मैं पढ़ूंगा और दोनों ऐसे से पढ़ के बताऊंगा कि आप ऐसे फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं और आप कैसे अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें समान मिलेंगी, कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी। हो सकता है कि आपको दोनों में से उनका ऐसे ज़्यादा अच्छा लगे या मेरा अच्छा लगे, वो बात की बात है, लेकिन आपको ओवरऑल व्यू पता चलेगा कि आपको ऐसे लिखना कैसे। तो दोनों ही ऐसे हिंदी में होंगे, इंग्लिश में नहीं है। मैं इंग्लिश के लिए अभी दूसरी वीडियो में बात करूँगा। अब मेरे ऐसे को देखते हैं जो कि मैंने लिखा है, शिथिल कानून व्यवस्था और शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। तो आइए इस ऐसे को पढ़ते हैं। तो मैंने शुरुआत किया है एक कोट से, जो कि मुझे पता था, मैं इन कोट्स को तैयार किया था ताकि मैं ऐसे में यूज़ कर सकूं। और ये कोट है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी से लेकर गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव अ ग्रेट नेशन तक महिलाओं ने एक लंबी वैचारिक यात्रा तय की है। नारी ने पुरुषों की दुनिया में जन्म लिया है तथा अपने हक के लिए निरंतर संघर्ष किया है। बीते 2000 सालों के संघर्ष के बावजूद भी महिलाओं की स्वतंत्रता केवल आत्मनिर्भरता पर आंकी जाती है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही कहावत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वहीं निवास करते हैं। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में इस पंक्ति की प्रासंगिकता धुंधली होती जा रही है। यह कोई नई बात नहीं है कि स्त्रियों को समाज में हमेशा प्रताड़ित किया गया है, परंतु कानून व्यवस्था की शिथिलता के कारण स्त्रियों को मुख्य धारा में शामिल होना करना काफ़ी टेढ़ी खीर बन चुका है। आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर हत्याएं, बलात्कार, दहेज प्रताड़ना आदि खबरें आती रहती हैं, परंतु यह बस आम बात बन चुकी है। नारी सशक्तिकरण हेतु किए गए सरकारी प्रयास भी ज़मीनी स्तर पर खोखले दिखाई पड़ते हैं। नारियों की दशा आजकल इतनी खराब हो गई है कि नारी की दशा आज की खराब नहीं हुई है, यह हज़ारों सालों से चलती आ रही है। अगर हम अपने इतिहास में झांक कर देखें तो यह पाएंगे कि केवल पूर्व वैदिक काल में कुछ महिला विद्वानों जैसे अपाला घोषा, लोपामुद्रा को छोड़ दें तो बाकी उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में महिलाओं की दशा गिरती चली गई है। महिलाओं को हमेशा ही वस्तु के जैसा देखा गया है। चाणक्य ने स्त्री को दोष के रूप में परिभाषित किया तथा बाद में मध्यकालीन युग में भी महिलाओं ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसे कुंठित नियमों का सामना किया है। केवल भारतीय महिलाएं ही नहीं, पश्चिमी देशों की महिलाओं ने भी इसी प्रकार के संघर्ष देखे हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में स्वतंत्रता की भावना आई तथा अमेरिकी क्रांति भी स्वतंत्रता तथा बंधुता के विचारों पर हुई, परंतु दिलचस्प बात यह है कि इसमें महिलाओं को कहीं भी शामिल नहीं किया गया। उनकी स्वतंत्रता का आशय केवल पुरुषों से था। क्रांति के 200 साल बाद 1926 में अमेरिका में महिलाओं को केवल वोट देने का अधिकार मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत हो या विश्व, महिलाओं को इस पुरुष प्रधान विश्व में हमेशा दबाया कुचला गया है। इनमें जितना हाथ शिथिल कानून व्यवस्था का है, उतना बड़ा हाथ सरकारों एवं सत्ता में बैठे लोगों का है। भारत में निर्भया केस के बारे में सोचकर आज भी मन भयभीत हो जाता है कि क्या महिलाएं सच में सुरक्षित हैं। इन सारे दुविधाओं को दूर करने के लिए कुशल कानून व्यवस्था एवं त्वरित समाधान की जरूरत है। इस संदर्भ में सरकार, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ही पहले आम चुनावों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु हिंदू कोड बिल, शाहबानो मामला, सायरा बानो मामला आदि महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक प्रयास रहे हैं। महिलाओं को शुरू से ही कभी जाति के रूप में, कभी वस्तु के रूप में, तो कभी जिम्मेदारी के रूप में देखा गया है। नहीं देखा गया है तो केवल मनुष्य के रूप में। परंतु अब महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास जारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए विशाखा गाइडलाइन, पॉस्को एक्ट आदि ने महिलाओं के हक को समाज में और भी सुदृढ़ किया है। मानवाधिकार आयोग द्वारा एवं नालसा ने महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु प्रयास किए हैं। इस क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहा यूसीसी समान नागरिक संहिता प्रासंगिक प्रतीत होती है। हाल ही में भारत सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के साथ महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने का दिया है, जिससे लोकसभा में इनका अधिकार सुनिश्चित हो पाया है। बिहार में पहले ही 2006 में इन महिलाओं के उत्थान हेतु 50% आरक्षण है। इतने अधिकारों के बावजूद भी महिलाएं घरों में, दफ्तरों में तथा सार्वजनिक जगहों पर मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना सहती है। इस पर उक्त पंक्तियां प्रासंगिक जान पड़ती है कि तन के भूगोल से पढ़े पढ़ाए कभी तुमने एक स्त्री के मन का खोलता इतिहास। महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि मैं किसी भी समाज के उत्थान का मूल्यांकन उस समाज के स्त्रियों के विकास के परिणाम से करना चाहूँगा।
इस हेतु कानून व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। पॉस्को एक्ट के तहत 10 साल की सज़ा, नाबालिग से दुष्कर्म पर मृत्युदंड आदि जैसे कानूनों की आवश्यकता है। तभी जाकर इस देश में महिलाओं को हाशिए से निकालकर मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा। तो ये था मेरा ऐसे। अब एक दोस्त हैं जिन्होंने भी ऐसे सेंड किया है, तो मैं उनका ऐसे भी पढ़ना चाहूँगा। ये उनका ऐसे यहाँ पे है। उन्होंने भी बहुत ही शानदार ऐसे लिखा है, मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा वो ऐसे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में उनके भी ऐसे की मैं यहाँ पे बात कर दूँ। तो आइए उनके भी ऐसे को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे। तो उन्होंने भी वही कोट से स्टार्ट किया है जो कोट मैंने बीच में डाला था। इन्होंने उनका पूरा लिखा है कि तन के भूगोल से परे मन के गांठे खोलकर कभी देखा है तुमने उसके अंदर का खोलता इतिहास? अगर नहीं तो क्या जानते हो रसोई और बिस्तर से गणित के परे एक स्त्री के बारे में? बहुत ही सुंदर कोट से स्टार्ट किया इन्होंने। और आगे, उपरोक्त पंक्तियाँ महिलाओं के बारे में आम धारणा को इंगित करता है। जरा सोचिए, आज़ादी का 78 साल के बावजूद भी नारी वर्तमान स्थिति में बड़े ही विचारणीय विषय है। ठीक है, आज भी आबादी का आधा हिस्सा अपेक्षित महसूस कर रही है। आज भी निर्भया कांड, कलकत्ता रेप कांड और उससे जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतने कानून महिलाओं के नाम पर हैं, फिर भी समान समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम वर्तमान के दौर में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा से पहले हम अपने इतिहास को देखना पड़ेगा कि इतिहास के पास सारे प्रश्नों के क्योंकि इतिहास के पास सारे प्रश्नों के जवाब हैं। ठीक है, एक समय जब वैदिक सभ्यता में महिलाओं के वहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि सभा और गौर, ठीक है, इन्होंने ये लिखा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी, ठीक है, उस युग में थी। हड़प्पाई में समाज मातृसत्तात्मक था तथा इतिहास के पन्नों में दीदार होता है कि एक समय महिलाओं को समाज में प्रमुख स्थान था। बिल्कुल सही। मध्यकालीन भारत में जाकर खासकर मुगलों में महिलाओं की शोभा, घर की महिला शोभा समझा जाने लगा। ठीक है, मध्यकाल में भी रजिया सुल्तान नामक महिला शासिका रही जिसने साबित कर दिया कि अगर मौका दिया जाए तो पुरुष के बिना साबित कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो उन्होंने दिया है। ब्रिटिश शासन में सती प्रथा के खिलाफ कानून व्यवस्था बनाकर सार्थक प्रयास इस दिशा में किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात महिला सशक्तिकरण के नाम पर कई कानून के प्रयास किए गए जो आज भी जारी हैं। स्वतंत्रता बाद वर्तमान समय में इतने साल गुजरने के बावजूद हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आज भी कम है। इसका कारण है शिथिल कानून। ठीक है, जिनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आज महिलाओं के नाम पर 100 से अधिक कानून बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आखिर क्यों वो उपेक्षा के शिकार है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत ही शानदार कोट का यूज़। आगे, उपरोक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की आज भी प्रासंगिक है। कलकत्ता की सड़कों पर देखा गया है कि नारी कैंडल लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है। ठीक है, गुहार लगा रही हैं, जो हमारे नीति निर्माता के सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी। ठीक है, आप यहाँ पे 2 बार किसी चीज़ को कूट ना करें, वो पहले आपने लिख चुका है आज़ादी का 78 साल। तो ठीक है, सामाजिक जीवन में महिलाओं के घर की वस्तु समझा जाता रहा है। दहेज प्रथा के नाम पर उत्पीड़न की जाती है। ठीक है, हालांकि 1961 में दहेज प्रथा पर कानून बना, फिर भी आज का अखबार के पन्नों में देखा जाता है कि नारी को जलाया गया। ठीक है, अच्छा पॉइंट। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि पंचायत महिलाओं को मोबाइल रखने पर फरमान जारी करता है। ठीक है, जो हमारे समाज में प्रथात्मक सोच को उजागर करता है। ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को बार बार आभास किया जाता है कि तुम नारी हो। ठीक है, स्त्री होती नहीं बनाई जाती है। साइमन दी बुलीवर का कोट लिखा है इन्होंने। राजनीतिक क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण के लिए पंचायत के 33% सीट, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, वैलिड है। परंतु वर्तमान में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की बाधा है। ठीक है, पति ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कई कानून बनाए गए। संसद 2013 में करातर उत्पीड़न के रोकथाम के लिए कानून बनाया गया, जो कि CHE सेक्सुअल हैरेसमेंट ई-बॉक्स था, नाम पर नवाचार हुई। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने कोट किया है। आगे, भ्रूण हत्या पर रोकथाम के लिए भी इन्होंने लिंग परीक्षण अपराध घोषित कर दिया, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है उसका। बाल यौन अपराध पॉक्सो के बारे में बाल अपराध की दिशा में कार्य कर रही है। मानवीय न्यायालय द्वारा भी, ठीक है, महिला को सुरक्षित की जाती है। बहुत अच्छा। अब उन्होंने अम्बेडकर का कोट वही किया जो मैंने भी किया था कि मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन उस समाज के महिलाओं की प्रगति से करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। बिहारों में जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना तथा जीविका योजना संचालित कर रही है। पंचायती राज में 2006 में ये भी कोट किया है। ठीक है, मैंने भी किया है। भारतीय न्याय संहिता में भी इन्होंने 35% बताया। नौकरियों में भारतीय न्याय संहिता में भी सजा का प्रावधान है। सारांशतः कहा जा सकता है कि नारी समाज में एक महत्वपूर्ण पहिया है जिसे सशक्त कर राष्ट्र समाज परिवार को सशक्त बनाया जा सकता है। इसकी ज़रूरत है। 106वां संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने भी कोट किया है। तो ओवरऑल इन्होंने भी बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। तो मुझे
आशा करता हूँ कि आपको ये ऐसे-ऐसे कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे जो भी पहली बार मेंस देंगे 71वीं की उनको कैसे लिखना है। अगर आप कुछ और भी डिटेल कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है और वहाँ पे आप अपने कॉपी सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की वहाँ पे कॉपीज़ हैं, आप पढ़ के वहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से फ्रेमिंग की जाती है आंसर की। धन्यवाद।